16 जून की परीक्षा को यानी आईएएस 2004 की सुनामी तो आपको याद ही होगी। जी हां, जिसने करोड़ों लोगों को लिगल लिया। ऊंची ऊंची समुद्र की लहरों ने, जिन्हें स्वेल वेव के नाम से भी जाना जाता है। मैं अमित तोमर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर 16 जून की परीक्षा को यानी आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल के विषय से संबंधित समसामयिक विषय की एक सीरीज शुरू की गई थी, जिसका आज ये 8वां एपिसोड है। आज के इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे स्वेल वेव पर। जी हाँ, स्वेल वेव बहुत चर्चा में रही और महत्वपूर्ण भी है। अभी तक हम लोगों ने 8 एपिसोड के माध्यम यानी पिछले 7 एपिसोड के माध्यम से भारत के भूगोल से संबंधित कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वे पिछले 7 वीडियो भी जाकर देख लें। निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि स्वेल वेव क्या है, क्यों यह चर्चा में रही। 2004 की सुनामी तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, जिसने करोड़ों लोगों को लिगल लिया। अब अगर बात करें 2004 की सुनामी जैसा ही कुछ, उतना बड़ा नहीं, जैसा ही कुछ दिखाई दे और उसका प्रभाव भारत के तट पर दिखाई दे, तो लाजमी है कि यह विषय चर्चा का बन ही जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बात है मार्च की, मार्च लास्ट 2024 की। ऊंची ऊंची समुद्र की लहरों ने, जिन्हें स्वेल वेव के नाम से भी जाना जाता है, के कारण केरल राज्य, भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ एक राज्य, केरल के कई तटीय क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुंचा, जिसके कारण इस भाग पर यानी केरल के तटीय भाग पर रहने वाले तटीय समुदायों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा, नुकसान उठाना पड़ा। यह कहां हुई घटना, इसको हम लोगों को समझना है। और यह क्या है, इसको भी हम लोगों को जानना है। स्वेल वेव, कुछ लोग इसे प्रफुल्लित तरंगों के नाम से भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसे सूजी तरंगों के नाम से भी बोल रहे हैं, लेकिन आप इसे स्वेल वेव के नाम से याद रखिएगा। अगर याद रखना हिंदी में तो प्रफुल्लित याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी स्वेल के नाम से याद रखिएगा। आप लोग, यह सब लोग अच्छे से जानते हैं कि यह हमारा भारत है। भारत और यहां आपको केरल राज्य की अवस्थिति दिखाई देती है। यहां यह है, और यह अरब सागर का भाग है। इधर देखेंगे, यह अरब सागर है, यहां हिंद महासागर है। अरब सागर हिंद महासागर का ही भाग है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यह है। तो यहीं पर अवस्थित 4 शहरों को केरल के नुकसान पहुंचा है, तट पर अवस्थित। इन 4 शहरों की बात करें तो अलप्पुझा है, कोल्लम है, तिरुवनंतपुरम है, त्रिशूर है। त्रिशूर, ठीक है ना। कौन कौन से? अलप्पुझा, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम व त्रिशूर। इन 4 तट पर अवस्थित नगरों पर समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों ने क्या किया? अपना प्रभाव डाला। अपना क्या डाला? प्रभाव डाला, यानी आकर तट से टकराई, जिन्हें स्थानीय भाषा में, केरल की भाषा में कल्लाकडल कहा जाता है। क्या? कल्लाकडल। जी हां, नाम तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, कल्लाकडल। केरल में इन तरंगों को
कल्लाकडल के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। कल्लाकडल है क्या? मूल रूप जो अगर हम लोग बात करें मूल रूप से, तो यह प्री मानसून यानी कहा जाए अप्रैल मई, यानी भारत में जून में मानसून का प्रवेश होता है और उससे पहले ही प्री मानसून यानी पहले ही मानसून की अगर उपस्थिति दर्ज होने लगती है तो उसे प्री मानसून की घटना कहते हैं। भूगोल में आपने इसे पढ़ा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो कल्लाकडल मूल रूप से प्री मानसून ऋतु के दौरान भारत के पश्चिमी तट पर या कहे दक्षिण पश्चिमी तट पर उफनती लहरों के कारण उत्पन्न एक तटीय बाढ़ है। जी हां, क्या है कल्लाकडल? मैंने आपको बताया एक प्री मानसूनी घटना है। प्री मानसून ऋतु के दौरान दक्षिण पश्चिम तट पर उठती हुई या उफनती हुई लहरों के कारण उत्पन्न तटीय बाढ़ यानी कल्लाकडल के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहीं से ही क्वेश्चन आपको शब्द को लेकर भी पूछ सकता है। यह क्या है? प्री मॉनसून ऋतु में भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर ऊंची लहरों द्वारा लाई गई तटीय बाढ़ है। तटीय बाढ़ है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। केरल के मछुआरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला यह जो शब्द है कल्लाकडल, यह मलयालम भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है कल्लन और एक शब्द का नाम है कदल। यानी कि कल्लाकडल शब्द की अगर हम लोग बात करें, यह शब्द मलयालम भाषा के, केरल में जो बोली जाती है, मलयालम भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? कल्लन और कदल। कल्लन और कदल इन दो शब्दों के संयुक्त होने से बना है। जहां कल्लन शब्द का जो आशय है, इस शब्द की अगर हम लोग बात करें, इसका आशय होता है चोर, जबकि कदल शब्द का जो आशय है इसका मतलब होता है समुद्र से। इसका मतलब क्या होता है? चोर, और इसका मतलब होता है समुद्र से। किससे? समुद्र से। यानी कि कहा जाए कल्लाकडल शब्द का आशय कुल मिलाकर हुआ समुद्र का चोर, या समुद्र जो चोर के रूप में आता है, इस शब्द का यह आशय हुआ। यानी इस शब्द का सम्मिलित आशय हुआ समुद्र जो चोर के रूप में आता है। यानी अचानक से, चुपके से 11 मीटर ऊंची लहरें, 11 मीटर, सोचिए जरा, जो चोर के रूप में आता है। अब मछुआरों ने कल्लाकडल शब्द का प्रयोग किया तो क्या इस शब्द को मान्यता दी गई? जी हां, वर्ष 2012 में इस शब्द को औपचारिक रूप से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस शब्द को कब? वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में इस शब्द को किसने? यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने औपचारिक रूप से
यूनेस्को ने अनुमोदित किया है। अनुमोदित किया, यह शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? केरल के मछुआरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द, केरल के मछुआरों द्वारा प्रयोग किया गया शब्द है। वाला शब्द ऊंची ऊंची लहरों के संदर्भ में। कौन से? कल्ला कडल। आई होप यहां तक क्लियर होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कल्ला कडल समुद्र में एक उभार की भांति, या कहें जल का बहुत तगड़ा उभार के कारण उत्पन्न होने वाली ऊंची लहरों के कारण होता है, जो तूफानी हवाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। इन प्रचंड हवाओं के दौरान पवन के सागरीय जल में बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा का स्थानांतरण जल में हो जाता है। कहां हो जाता है? जल में हो जाता है पवन ऊर्जा का स्थानांतरण, जिससे लहरों का निर्माण होता है और हजारों किलोमीटर दूरी तक यह लहरें जा सकती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, स्थानीय पवनों के कारण यह उत्पन्न नहीं होती। क्यों? आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्षेत्र है जहां जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और इस सागर के किसी क्षेत्र में अगर हम लोग कहें, मान लीजिए चक्रवात की उत्पत्ति हो रही है। किसकी उत्पत्ति हो रही है? चक्रवात की। ऐसे करके चक्रवात की, एक तूफान की उत्पत्ति हुई। मान लीजिए तूफान की उत्पत्ति हुई, तो यहां तो मेघ बन ही जाएगा, जल ऊपर जाएगा तो बारिश केंद्र में हो ही जाएगी इस तरीके से। लेकिन इससे जो पवनें निकल रही हैं, ये जो पवनें हैं, ये देख रहे हैं, ये पवनें, ये जो घूमती हुई ये पवनें, यही पवनें आकर इस जल को यह पवन ऊर्जा दे देती है अपनी। यह पवन की ऊर्जा किस में पहुंच गई? जल में। अब यह जल में इतनी बड़ी मात्रा में यह ऊर्जा समा गई कि यही ही ऊर्जा ने इस जल को धीरे धीरे उठाना शुरू किया, ऐसे करके। और यह उठी हुई लहरें हजारों किलोमीटर तक, क्योंकि घर्षण हुआ, ऐसे करके पवन ने, बहुत सारी पवनों ने जब अपनी ऊर्जा दे दी तो जल की बहुत बड़ी मात्रा क्या होगी? उठेगी और फिर धीरे धीरे जाएगी। क्या इनकी तरंग दैर्ध्य छोटी होगी? जी नहीं, तरंग दैर्ध्य छोटी नहीं होगी, बल्कि तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। तभी तो बड़ी जल की सतह, बड़ा उफान बनेगा। तो स्थानीय पवनों के कारण यह उत्पन्न नहीं होती। किसके कारण? यानी अगर कहा जाए यही है कल्ला कडल। स्थानीय पवनों के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है ये, क्योंकि स्थानीय पवनें तो चलती रहती हैं, इसके लिए चाहिए बहुत बड़ी ऊर्जा। तो पता चले यूपीएससी ने यही प्रश्न में एक ऑप्शन में डाल दिया कि कल्ला कडल, जो कि एक बहुत बड़ी लहरों के रूप में दिखाई देता है, हाल ही में यह घटना घटी केरल में, स्थानीय पवनों के द्वारा उत्पन्न होती है। जी नहीं, स्थानीय पवनों के द्वारा यह पवन उत्पन्न नहीं होती है। अब यह कहां से उत्पन्न हुई? यानी हजारों किलोमीटर की दूरी उत्पन्न करते हुए आती हैं ये। जब हजारों किलोमीटर की दूरी तय करती हुई यह आएंगी लहरें, तो सोचो अपने साथ कितने बड़े जल की मात्रा को अधिक तरंग दैर्ध्य के माध्यम से लाके तट पर टकराएंगे। तो इसकी उत्पत्ति हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। जी हां, एटलस में आप लोग देखेंगे तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर आप लोगों को दिखाई देगा।
यह दिखाई देगा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर और यूरोप के पश्चिमी तट पर, जो फैला हुआ पूरा उत्तर से लेके दक्षिण तक में जो भूमध्य रेखा के दक्षिणी वाला भाग है, खासतौर से कहें तो वह वाला भाग, वहां पर निम्न वायुदाब का निर्माण हुआ। और यह निम्न वायुदाब जो वहां निर्माण हुआ दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऐसे ही दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक निम्न वायुदाब का निर्माण हो गया केरल के तट पर, और पवन चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर का निम्न वायुदाब केरल के तट पर अवस्थित निम्न वायुदाब से अधिक था वो भी, लेकिन अधिक था। तो वहां से पवन जब चली तो अपने साथ अटलांटिक महासागर के जल में अपनी पवन ऊर्जा को देते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आकर केरल से टकराई। यह प्रचंड लहरें उत्पन्न हुई जो कि भारतीय तट पर 11 मीटर ऊंची लहरों के रूप में पहुंची। कितने? 11 मीटर ऊंची लहरों के रूप में। अब दिमाग में आएगा कि सर स्वेल तरंगे होती क्या हैं? स्वेल तरंगे समुद्र की सतह पर लंबी तरंग, अभी मैंने बताया ना कि लंबी तरंग दैर्ध्य है ना, लंबी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का निर्माण होता है। कहां? समुद्री सतह पर। अब क्यों होता है ये मैंने अभी आपको बताया। समुद्री सतह पर लंबी तरंग दैर्ध्य वाली लहरों का निर्माण होता है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर इससे क्या आशय है। जैसे ऐसे सोचिए, स्थानीय पवनों के माध्यम से तरंगे ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो दो तरंगों के श्रृंग के जो बीच की दूरी है यही ही है आपका वेवलेंथ। अब क्या हुआ कि जो बड़ी चक्रवाती पवनें थी उसने जब, यह महासागर है, उसने जब आकर अपना प्रभाव, अपनी ऊर्जा इस जल को दी, इस जल की सतह को दी, तो अब इन्हीं तरंगों की अब स्थिति कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखिए ऐसे ऐसे करके ये हो गई। अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहां तरंग दैर्ध्य कम है, लेकिन यहां तरंग दैर्ध्य क्या हो गई? वेवलेंथ बढ़ गई। बस इन्हें ही नाम दिया गया क्या? स्वेल तरंगे। इनका बहाव क्या सर कहीं भी होता है या एक निश्चित दिशा में होता है? तो निश्चित दिशा में होता है। यानी इसका बहाव समुद्र, जल और वायु के बीच उपस्थित क्षेत्र से होता है, इसलिए इन्हें सतही गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप से भी जाना जाता है। स्वेल तरंग है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? सरफेस ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, या ग्रेविटी वेव्स के नाम से भी। सरफेस ग्रेविटी वेव के नाम से भी जाना जाता है। सतही गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो जैसा कि मैंने बताया, यह तरंगे स्थानीय तरंगों के द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि समुद्र से दूर किसी स्थित मौसम प्रणाली द्वारा उच्च वेग वाली पवन का बहाव जब समुद्र जल के ऊपर कुछ समय के लिए होता है, तो यह वायु, यह पवन अपनी ऊर्जा उस जल को दे देती है, यानी यह ऊर्जा जल में स्थानांतरित हो जाती है और तरंगों का पवन के स्रोत से दूर चले जाने के बाद बावजूद भी यह स्वेल अपनी एक निश्चित दिशा में क्या होता है? चलता रहता है। क्या अब दिमाग में आ रहा है कि सर क्या सुनामी और स्वेल तरंगे दोनों एक ही हैं? जी नहीं, दोनों एक नहीं हैं। तो दोनों में अंतर क्या है सर? सुनामी और स्वेल तरंगों में अंतर होता है। सुनामी जैसी तरंगों के लिए या सुनामी जैसी घटनाओं के लिए उत्पन्न तरंगों की उत्पत्ति महासागरीय जल नितल में होने वाली भूगर्भिक हलचलों के कारण होती है।
यानी कहा जाए महासागर का तल जिसके ऊपर जल भरा हुआ है, जब उसमें कोई विवर्तनिकी घटना हो जाए, जैसे भूकंप आ जाए तो उससे निकलने वाली ऊर्जा, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो उससे निकलने वाली ऊर्जा जाके जल को जब नीचे से धक्का देती है, तब यह ऊंची लहरों के ऊपर तरीके से उठती हैं और इन ऊंची लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। अब आप बताइए, सुनामी तो सागर के तल में होने वाली भूगर्भिक घटनाओं या हलचल के कारण उत्पन्न होने वाली घटना है, लेकिन क्या स्वेल तरंगे भी भूगर्भिक घटना का परिणाम है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यह तो मुख्यतः बड़े चक्रवाती तूफानों या तूफानों की वायु के द्वारा जल को स्थानांतरित की गई ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती हैं। इसलिए स्वेल तरंगे और सुनामी तरंगों में अंतर होता है। आई होप यह शब्द आप समझ गए होंगे। यह प्रश्न की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या एक ही है, तो आपको कहना पड़ेगा नहीं, स्वेल तरंगे मुख्यतः तेज या तूफानी वायु संचरण के द्वारा जब जल को स्थानांतरित की जाती है पवन ऊर्जा, तब उत्पन्न होती हैं, जबकि सुनामी सागर के तल में होने वाली हलचल के कारण उत्पन्न तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यह एक नहीं है, बल्कि दोनों में अंतर है। आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्वेल तरंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, बताई हुई बात आपको पसंद आई हो, टॉपिक आपको एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।